नमस्कार, द बिहार टीचर में मैं राजेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को वर्ग दशम का पोलिनोमियल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आज हम लोग पोलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। ये मेरा प्रथम क्लास है। पोलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद के बारे में आप लोगों ने वर्ग नवम में कुछ बेसिक जानकारी ली होगी और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे कि पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं, पोलिनोमियल्स कैसे बनता है। इन सब चीज़ों पर हम लोग आज की कक्षा में व्यापक चर्चा करेंगे। सबसे पहले पोलिनोमियल्स को समझने से पहले दो चीज़ों को इसमें समझना होगा। कांस्टेंट टर्म, अचर पद, और दूसरा होता है वेरिएबल। टर्म, चर पद। कांस्टेंट टर्म आप उस मान से समझ सकते हैं जिसका हर जगह वैल्यू सेम होता है। जैसे जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, खासकर जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे आप ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर 2, 4, 5, 7, 9, ये जितने भी वैल्यू हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कहीं पर भी अगर आप 2 को यूज करिएगा तो 2 का वैल्यू 2 ही होगा, 4 का वैल्यू 4 ही होगा, 5 का वैल्यू 5 ही होगा, चाहे आप यहाँ इस्तेमाल कीजिए या कहीं इस्तेमाल कीजिए। तो ये सभी वैल्यू जो है अचर पदों की श्रेणी में आता है। उसी तरह से चर की बात करें तो चर का वैल्यू आप उस सिंबल या संकेत से आप ले सकते हैं जिसका मान हर जगह चेंज होता है। आप इससे पहले वाले कक्षा में 9th में भी पढ़े होइएगा कि जैसे x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 3 आता है, कभी कभी 2 आ जाएगा। मतलब ये फिक्स नहीं रहता है, ये चेंजेबल होता है, ये वैल्यू चेंजेबल होता है और इसलिए इसको हम लोग चर पद कहते हैं। तो चर पद को जनरली सामान्यतः x, y, z, m, n या फिर A, B, C इसी सबसे जो है इसको डिनोट करते हैं, इसको हम लोग सूचित करते हैं। अब आता है कि पोलिनोमियल्स में इस कांस्टेंट का, इस वेरिएबल का क्या स्थान है, क्या रोल है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि पोलिनोमियल कांस्टेंट और वेरिएबल का एक संयुक्त फॉर्म है, एक संयुक्त रूप है। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चर और अचर पदों के संयोग से, चर और अचर पदों के संयोग से बना एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को हम लोग, या यूँ कहें बीजीय व्यंजक को हम लोग जो है बहुपद कहेंगे। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप इस रूप से दे सकते हैं, जैसे 5x, यहाँ चर और अचर का संयोग है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं 2x + 9, या फिर 5x² + 9x + 2। ये सभी जो है बहुपद का रूप है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ देखिए कि जो 5x लिखा गया है इसमें 5 अचर पद है और x जो है चर पद है, और दोनों का जो है एक मिक्स रूप है, संयोग एक दूसरे के साथ मिल करके यह एक बहुपद के पद का रचना किया हुआ है। तो कुल मिलाकर हमारा ये डेफिनेशन हो गया कि चर और अचर पद के संयोग से बने एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है। अब बहुपद में एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ता है क्या, कि जब चर और अचर पद आपस में जुड़ते हैं तो उनका रिलेशनशिप बीच में क्या होता है। प्लस का रिलेशन होता है, या फिर माइनस का रिलेशन होता है, या फिर गुना का रिलेशन होता है, या फिर भाग का रिलेशन होता है। इन चीज़ों को हम लोग अब समझेंगे। तो यहाँ जो 4 है
और ये जो x है वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट, और ये हो गया वेरिएबल। तो यहाँ जो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ इनटू से जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाइड है, यहाँ गुना का रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ गुना से जुड़ा हुआ है, गुना का रिलेशन है। और इस 4 को, ये जो कांस्टेंट है, इस 4 को यहाँ इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक, और ये तो ऑलरेडी चर कहला ही रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा कि जब कभी भी आप जैसे मान लीजिए कि इसका अगला स्टेप में मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 5x² या लिखा हुआ है 6x3, इसका मतलब हुआ कि x² यहाँ वेरिएबल है और ये 5 जो है कांस्टेंट है, और ये जो 5 जो है इस x² का कोएफिशिएंट कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x² का गुणांक यहाँ 5 है, यहाँ x³ का गुणांक जो है 6 है। अब एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि कहीं पर हो सकता है कि सिर्फ वेरिएबल हो, तो वेरिएबल हो तो उस रूप में उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है सिर्फ x के पावर 4, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर इसके बगल में कुछ है नहीं, रिक्त है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब समझा जाता है कि यहाँ पर 1 है जो हिडन है, छुपा हुआ है। तो यहाँ पर x4 का आप कहिए कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x4 का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको बहुपद में जब वेरिएबल बहुपद होने के शर्त। तो बहुपद होने का शर्त में मुख्य रूप से 2 शर्त इसमें मुख्य है। पहला कि सबसे फर्स्ट इसमें कंडीशंस हैं कि जो बहुपद लिखा जा रहा है उस बहुपद में जो वेरिएबल है वह जो वेरिएबल है अपरिमेय नहीं होना चाहिए, वेरिएबल अपरिमेय के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब चर अपरिमेय के रूप में न हो, अपरिमेय के रूप में न हो। जैसे आप x है तो कहीं किसी बहुपद के साथ √x नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है, या √x भी नहीं होना चाहिए, ये पहला शर्त है कि कभी भी बहुपद में जो है आप चर जो है वो अपरिमेय के फॉर्म में नहीं होगा, है ना। दूसरा इसका कंडीशन है कि कभी भी चर का जो पावर होगा, घात, हिंदी में इसको घात बोलते हैं, चर का जो पावर होगा घात, जो हम लोग लिखते हैं x² या x3, यह कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, चर का जो घात होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब x का पावर कहीं पर -2 लिखा हुआ है या x का पावर -1 लिखा हुआ है तो बहुपद होने की शर्त को पूरा नहीं करता है। ठीक है, ये 2 मुख्य रूप से आपके कंडीशंस हैं जो बहुपद होने की शर्त है। सबसे पहले इसको ध्यान में रख लेंगे कि अगर बहुपद के बारे में पूछा जाए कि बहुपद जो है या नहीं, तो उसमें ये 2 शर्त हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कभी भी वेरिएबल जो है अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, कभी भी वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुपद होने की शर्त है। प्रकार अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार, तो बहुपद को मेनली 2 आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। 2 बेस है जिसके आधार पर इसको बांटा गया है। सबसे पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
टर्म्स पदों के संख्या के आधार पर, पदों के संख्या के आधार पर, पहला। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स, चर के घात के आधार पर, पावर के आधार पर, चर के घात के आधार पर। आप दो तरीके से बहुपदों को क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफाइड होता है ये दो तरीके से। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स, पदों के, आप यूँ कहें कि चर के घात के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर अगर इसको हम क्लासिफाइड करें तो इसमें पहला नंबर पर आएगा मोनोनोमियल, मोनोमियल्स। दूसरा नंबर पर है बाइनोमियल्स, और तीसरे नंबर पर है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। और इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर पर है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल्स, दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल्स, तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और चौथा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, फिर इसके बाद इस पर हम चर्चा करते हैं। एक पदी, जैसा कि मोनोमियल्स जो है अपने नाम से स्पष्ट है, एक पदी बहुपद। मीन्स इसमें एक पद ही हो सकता है, सिर्फ एक पद होगा, और जैसे ही एक पद होगा तो मोनोमियल्स के रूप में वो आ जाएगा। जैसे आप कहीं पर लिख देते हैं 5x, इट मीन्स इसमें एक ही पद है। 9x, इसमें एक ही पद है। आप 5 भी दे सकते हैं, ये भी पॉलिनोमियल्स में आता है। 7x है, या 5x स्क्वायर है, या 3y³ है। मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पद अगर आए तो वो आ जाता है एक पदी बहुपद में। उसी तरह से दूसरा इसका रूप हम लोग लिखे थे बाइनोमियल, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में ये भी नाम से स्पष्ट है। और जब आप हायर क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट मतलब मैट्रिक 10th करने के बाद जब इंटर वगैरह में जाएंगे तो उसमें एक बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग द्विपदी बहुपद को इस सेंस में लेंगे जहाँ पर सिर्फ दो पद होगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं 2x³ + 9, तो एक ये पद है और एक ये पद है, दो ही पद है।
उसी तरह से हम ले सकते हैं 9y³ + 3, ये भी दो पद है। तो दो पद वाले बहुपद जो हो जाएंगे द्विपदी बहुपद हो जाएंगे, बाइनोमियल हो जाएंगे। तीसरा इसमें आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में यहाँ भी नाम से यह स्पष्ट है, ट्राई मीन्स 3, बाय मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। मोनोमियल्स एक पदी, बाइनोमियल्स द्विपदी, ट्राइनोमियल्स त्रिपदी। इसमें 3 पद होंगे। इसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 9x³ + 5x² + 4, ये ट्राइनोमियल है। उसी तरह से 3x + 2y + 5z, ये भी ट्राइनोमियल है। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को देखा जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर किसी बहुपद में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो मोनोमियल्स कर सकते हैं, एक पदी कर सकते हैं। 2 है तो द्विपदी बहुपद कर सकते हैं। 3 है तो त्रिपदी बहुपद कर सकते हैं। और 3 के बाद भी हो सकता है 4 पदों की संख्या वाला हो, 5 पदों की संख्या वाला हो। और इसका नामकरण पदों की संख्या के आधार पर भी आप आगे करते जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों के संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर आप बहुपद का पहचान भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, पहला चलते हैं फर्स्ट जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इसको हम लोग शून्य बहुपद भी कह सकते हैं, पता ही है शून्य बहुपद। तो इसमें जो है चर का पावर जो है 0 होगा। जैसे आप लिख सकते हैं 9x के पावर 0, ठीक है, या आप दे सकते हैं 5x के पावर 0। और चूंकि हम लोग घात के फॉर्मूला में जानते हैं कि किसी चीज़ का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये एक फॉर्मूला है जिसको हम इसे लिख सकते हैं a⁴ = 1। मतलब किसी भी चीज़ का पावर, चाहे वो वेरिएबल का चाहे वो कांस्टेंट का, अगर पावर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब होता है 1। अगर इस रूप में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो 9 × 1 हो जाएगा = 9। तो कुल मिलाकर ये जीरो पॉलिनोमियल एक तरह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल खत्म हो गया, एट लास्ट वेरिएबल समाप्त हो जाता है और वो कांस्टेंट के रूप में आ जाता है। दूसरा हम लोग का है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं रेखीय बहुपद। ये क्या है रेखीय बहुपद? तो जिस बहुपद में आपको वेरिएबल का पावर 1 होगा, सिर्फ 1। जैसे आप यहाँ पर इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा कि जिस बहुपद में चर का पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर, या यूँ कह सकते हैं मैक्सिमम पावर। मिनिमम तो 0 हो जाएगा, तो 0 होगा तो फिर तो चला जाएगा जीरो पॉलिनोमियल में। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी बहुपद में अगर चर का घात 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल या रेखीय बहुपद कहलाता है। जैसे 5x + 9। हाँ, और इसमें ध्यान देना है कि इसमें पदों की संख्या को जो है काउंट नहीं किया जाता है। संभव है कि चर का पावर 1 जो है एक पदी बहुपद में भी हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पर 5x लिख दें तो अभी जो पीछे तुरंत पढ़े हैं तो ये उसके हिसाब से ये एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। लेकिन चूंकि यहाँ चर का पावर 1 है, पावर 1 लिखा नहीं जाता है, तो पावर 1 है तो यह हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा। उसी तरह से हम लीनियर पॉलिनोमियल में दो द्विपदी भी ले सकते हैं। 9x 5x + 9 अगर कर दिया जाए तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि यहाँ भी x, इस पूरे बहुपद में x का पावर जो है 1 है।
तो यहाँ पर सिर्फ पावर को ध्यान में रखा जाता है कि चर का जो घात है वो कितना है। तो चर का घात चूंकि 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। और चूंकि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको लीनियर पॉलिनोमियल का इसका जो हिंदी नेम है वो रेखीय बहुपद है। तो जब हम आगे पॉलिनोमियल के आगे जब पढ़ेंगे कि बहुपद का ज्यामितीय जो है रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तब वहाँ पर इसका यह नाम लीनियर क्यों पड़ा, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको लीनियर रेखीय क्यों कहा जाता है, इस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल जो x का पावर 1 वाला जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसको समझना है सिर्फ यहाँ पर यही कि जिस बहुपद का में चर का पावर अगर 1 होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा। उसी तरह से है तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर जस्ट इसमें जो डिफिनीशन हम बोले हैं उसी का जस्ट यहाँ आ जाएगा कि यदि किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात, चूंकि 2 के नीचे 1 होता है, तो चर का अधिकतम घात 2 हो, है ना, तो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब यहाँ भी पदों की संख्या को ध्यान नहीं रखेंगे, पदों की संख्या 1 भी हो सकता है, पदों की संख्या 2 भी हो सकता है, पदों की संख्या 3 भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए 9x², ये भी एक बहुपद है, पदों की संख्या 1 है लेकिन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरह से 5x² + 9 या 9x² + 2x + 4, ये भी जो है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, रूप है। इस सब का हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी आगे पढ़ेंगे जब इसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कितने प्रकार का होता है और वो कैसे कैसे होता है। तो यहाँ हम लोग पढ़े कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, शून्य बहुपद, उसी तरह से रेखीय क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है। ये चूंकि पावर पर चल रहा है, यहाँ चर के पावर को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए पदों की संख्या को उतना ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब आते हैं इसका अंतिम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। यहाँ भी इस बात को ध्यान रखना है कि इस बहुपद का एग्जाम्पल देते समय या इसको समझते समय हम पदों की संख्या को ध्यान में नहीं रखेंगे कि कितने पद में ये बात आती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये हम डिफाइन इसको कर सकते हैं कि यदि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो, 3 से ज़्यादा होगा तो फिर नहीं होगा, 3 होगा तभी त्रिघातीय, क्योंकि नाम से स्पष्ट है त्रिघातीय, मतलब घात कितना होना चाहिए, 3। तो आप इसमें ले सकते हैं जैसे 9x³ + 5x² - 9, ये त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल हो सकता है। उसी तरीके से दूसरा मान लीजिए 9x - 4, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। उसी तरीके से 9x³ + 5x² - 3x - 4, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। पदों की संख्या शुरू में हमने बताया कि पदों की संख्या को ध्यान में रखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ घात के आधार पर इसका नामकरण है। तो घात के आधार पर नामकरण अपने पदों की संख्या को ध्यान में रखना नहीं है। तो ये सभी त्रिघातीय बहुपद के आपको उदाहरण हो जाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या है। मानक रूप
स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप। मानक रूप में ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद का संभव है कि पावर जो होगा वो मिक्स हो सकता है, कि कभी ज़्यादा पावर वाला आगे हो, उससे जस्ट कम वाला सबसे लास्ट में हो, सबसे कम वाला बीच में हो, कांस्टेंट, इस तरह से एक दूसरे से मिला रहे। जैसे आप एक एग्जांपल से इसको समझिएगा बढ़िया से। सपोज कीजिए कि कोई बहुपद है ये 9x - 5 + 6x³ - 6⁴ + 3x²। ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। और पॉलिनोमियल्स ये लिखा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप मीन्स या तो वेरिएबल का जो पावर है उस पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया हो, या नहीं तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया हो। तो जब हम जनरली, चूंकि एक आइडियल इसका जो स्वरूप होता है वो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही होता है। जैसे इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है यहाँ x के पावर 4 है, तो इसको हमको पहले लिखना होगा 6x के पावर 4। और चूंकि 6x के पावर 4 की पहचान इसके आगे वाले साइन से है, तो चूंकि ये माइनस है तो इसका कंसेप्ट है कि ये माइनस में के चिन्ह के साथ ही आगे आएगा। उसके बाद उससे कम पावर ये है तो प्लस 6x³, फिर इससे कम पावर ये है तो प्लस 3x², इससे कम पावर चूंकि यहाँ 1 है, पहले ही बताया कि पावर 1 जो है हाइट रहता है, लिखा नहीं जाता है, प्लस 9x। और सबसे लास्ट में बिना वेरिएबल वाला टर्म या कांस्टेंट टर्म को हम लोग डालते हैं। तो ये पूरा जो है बहुपद जो हो गया वह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है। उसी तरह से कभी कभी ऐसा भी सवाल रहता है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो आप फिर से एक बार हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। -5 + 7x³ - 9x के पावर 4 + 3x² - 5x + 6x के पावर 5। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6x के पावर 5, उसके बाद उससे कम पावर यहाँ है x के पावर 4 तो -9x के पावर 4, फिर उसके बाद है यहाँ पर 7x³, फिर उसके बाद है 3x², फिर उसके बाद है -5x, फिर उसके बाद है -5। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी बहुपद को उसके मानक रूप में लिख सकते हैं। मानक रूप का मतलब होता है कि या तो पूरे बहुपद को आप चर के पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, लेकिन उसका जो एक आइडियल रूप होता है कि हम पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजा दें, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुपद का कुछ बेसिक आज जानकारी हमने अपने 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए दिया। और टीचर्स, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप पर हमेशा जो है आपको मैथमेटिक्स का ये वीडियो आता रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी और आशा है कि आप इससे पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये मैथमेटिक्स का है 10th का, हम प्रयास करेंगे कि हम फिजिक्स का भी डालें और केमिस्ट्री का भी डालें, ये दोनों पेपर का भी हम डालते रहेंगे और आप लोग स्टडी कीजिए। आशा है कि आप सब लोग घर पर रहकर इस तरह से ऑनलाइन कक्षा, आपकी पढ़ाई जो है टूटे नहीं, आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।